देखिए, हम अक्सर उन सैनिकों और अधिकारियों की कहानियां सुनते हैं जो सीमा पर सीना ताने खड़े रहते हैं। बिल्कुल, जिनकी बहादुरी के किस्से हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी भी हैं जो परछाई में लड़ी जाती हैं। उन लोगों के द्वारा जिनका कोई नाम, कोई चेहरा नहीं होता। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की कहानी जिसे दुश्मन आईएसआई का मोनू समझता था। और अपनी महफिलों में बिठाता था। हाँ, लेकिन असल में वो भारत के सबसे जांबाज रॉ एजेंटों में से एक था। तो चलिए आज मोहित शर्मा और ऑपरेशन धुरंधर की इन परतों को खोलते हैं। और ये कहानी मतलब जासूसी की उस दुनिया की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसके बारे में हम ज्यादातर से फिल्मों में ही देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एक नई पहचान बनाना, लगातार मौत के साए में रहना और कामयाबी को हमेशा के लिए एक राज बनाए रखना, बिल्कुल यही दस्तूर है। तो ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, ये उस प्रक्रिया की पड़ताल है जिसमें एक इंसान देश के लिए अपनी पूरी पहचान, अपनी यादें, सब कुछ मिटा देता है। और एक भूत बन जाता है। हाँ, एक घोस्ट, एक ऐसा वजूद जो मौजूद होकर भी अदृश्य रहता है। तो फिर ये घोस्ट आकर बनते कैसे हैं? मेरा मतलब है, पहला सवाल तो यही है कि ये मोहित शर्मा था कौन? सही बात है। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक उनका असली नाम या चेहरा आज भी किसी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब पूरी तरह से गुमनाम। हाँ, रॉ के इतिहास में भी उनका जिक्र सिर्फ मतलब कानाफूसी में होता है। और उनकी ट्रेनिंग के बारे में जो बातें सामने आती हैं वो तो किसी को भी हैरान कर देंगी। कई भाषाएं सीखना, नकली दस्तावेज तैयार करना, ये तो शायद बेसिक चीजें होंगी। हाँ, ये तो बुनियादी बातें थी। असली ट्रेनिंग तो थी अपनी पहचान को मिटाने की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पहचान मिटाने का मतलब असल में मतलब क्या है। हाँ। ये एक्टिंग नहीं है, ये अपने अतीत को, अपने परिवार को, अपनी हर पसंद नापसंद को दिमाग के किसी ऐसे कोने में बंद कर देने जैसा है जिसे आप शायद खुद भी ना खोल सके। बाप रे। इसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो कल्पना से भी परे है। मतलब आप सिर्फ किरदार निभा नहीं रहे होते, आप वो किरदार बन जाते हैं। बिल्कुल। और सूत्रों से यही इशारा मिलता है कि रॉ को सिर्फ एक घुसपैठिए की नहीं, बल्कि एक ऐसे एजेंट की तलाश थी जो सच में एक घोस्ट बन सके। और इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। उन्हें यह सिखाया जाता था कि वो अपने परिवार की तस्वीरें देखकर भी कोई भावना जाहिर ना करें। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे वो तस्वीरें उनके लिए बस कुछ अजनबियों की तस्वीरें बनकर रह जाती थीं। क्या बात है। इसी कठोर ट्रेनिंग के बाद जन्म हुआ एक नए किरदार का, मोनू। और ये किरदार मोनू अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब कोई बड़ा आतंकवादी या कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा अपराधी। ऐसा क्यों? क्योंकि यही किरदार सबसे भरोसेमंद लगता था। स्रोतों के अनुसार मोनू एक ऐसा किरदार था जो सीमा के दोनों तरफ छोटे मोटे अपराधों के लिए आता जाता था। लो प्रोफाइल। एकदम हल्की दाढ़ी, बदली हुई बोली और एक बहुत ही आम सा नाम। इस किरदार पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। सही बात है। बताया जाता है कि उन्होंने महीनों तक इस किरदार को जिया। उनका चलना, बोलना, यहाँ तक कि गुस्सा करने और डरने का तरीका भी अब मोहित शर्मा का नहीं था, वो मोनू का था। लेकिन क्या इस सादगी में ही सबसे बड़ा खतरा भी नहीं छिपा था? मतलब एक छोटा मोटा अपराधी तो अप्रत्याशित होता है ना। हो सकता है उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो मिशन को ही खतरे में डाल दे। बिल्कुल। तो उसे हर पल ये संतुलन बनाना पड़ता था कि वो भरोसेमंद भी लगे पर इतना बड़ा अपराधी भी ना लगे कि किसी एजेंसी की नजर में आ जाए। ये एक बहुत बारीक लाइन थी। बहुत ही बारीक लाइन। और इसी पर चलते हुए उनका असली मिशन शुरू हुआ। भारत में सक्रिय एक आईएसआई समर्थित नेटवर्क में घुसपैठ करना। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जब उन्होंने सीमा पार की तो वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। वो पूरी तरह से अकेले थे। और इसके बाद उनकी जो जिंदगी शुरू हुई होगी, वो सुनकर ही सिहरन होती है। मोनू अब एक रॉ एजेंट नहीं था, वो दुश्मन के गिरोह का हिस्सा बन चुका था। आतंकी उससे हथियारों के सौदे, ड्रग्स के रास्ते, गुप्त संदेश सब कुछ शेयर करने लगे थे। और यहीं से तो असल चुनौती शुरू होती है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। मुश्किल है। अब 24 घंटे उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो एक पल की भी चूक होने पर आपकी जान ले लेंगे। हर बातचीत एक इम्तिहान है, हर कदम
एक चाल। एक पल के लिए भी आप अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। ये मानसिक रूप से कितना कितना थका देने वाला होगा। बिल्कुल। और इस दौरान उनका अपनी एजेंसी से संपर्क भी लगभग टूट चुका था। सूत्रों में एक बहुत दिलचस्प जानकारी है। क्या? कि वो हर रात जब सब सो जाते थे तब बेहद छोटे कोड किए हुए संदेश रॉ को भेजते थे। अच्छा। और इन संदेशों में अक्सर सिर्फ 3 शब्द होते थे। क्या थे वो? काम जारी है। बस इतना? काम जारी है। ये तो बहुत अकेला कर देने वाला अनुभव होगा, है ना? हाँ। जब आपकी पूरी दुनिया, आपका मिशन, आपकी जिंदगी मौत का सवाल, सब कुछ सिमट कर सिर्फ इन 3 शब्दों में रह जाए। इसका मतलब ये भी है कि एजेंसी को उन पर अटूट विश्वास करना पड़ता था। बिल्कुल। और उन्हें वहां अकेले ही हर फैसला लेना होता था। यहाँ भरोसा ही एक मात्र करेंसी है। स्रोत इस मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में और कुछ बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी पहचान लगभग उजागर होने वाली थी। ओह। एक घटना का जिक्र मिलता है जहां एक पुराने आतंकी ने उन पर शक जाहिर कर दिया। फिर? उस वक्त मोहित ने चालाकी से उसी आतंकी को नेटवर्क के खिलाफ भड़का दिया और खुद को पाक साफ साबित कर लिया। वाह, ये दिमाग का खेल था जो वो हर पल, हर सेकंड खेल रहे थे। शक की एक छोटी सी आहट का मतलब सीधी मौत थी। और ये एक बहुत जरूरी बात है। देखिए, जानकारी इकट्ठा करना तो मिशन का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो उस जानकारी को बाहर भेजते हुए खुद को जिंदा रखना है और उस माहौल में अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखना है। सही बात है। क्योंकि अगर आप अंदर से टूट गए तो किरदार भी बिखर जाएगा और मिशन भी खत्म हो जाएगा। और महीनों की इसी मेहनत और हर पल मौत के साये में जीने के बाद वो मिशन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। ऑपरेशन धुरंधर। हाँ, इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन धुरंधर। इस नाम का मतलब ही था एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही खेल का पासा पलट दे। एक दिन रॉ के दफ्तर में हलचल मच गई। एक इनपुट मिला कि भारत में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बन रही है। लेकिन कोई डिटेल नहीं थी। कोई डिटेल नहीं। कौन करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, कुछ नहीं पता था। कमा परेशान था, अलग अलग थ्योरी पर काम चल रहा था। और ठीक इसी तनाव के बीच रॉ की सिक्योर लाइन पर एक मैसेज आता है। मोहित शर्मा का मैसेज। जब मैंने सूत्रों में ये पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैसेज था? सिर्फ एक लाइन का मैसेज था। टारगेट लॉक्ड, आदेश मिले तो रोक दूं। वाह, ये संदेश सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक घोषणा है। हाँ। ये बताता है कि एजेंट सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो नियंत्रण की स्थिति में है। वो कह रहा है दुश्मन मेरी मुट्ठी में है, बस आपके इशारे का इंतजार है। बिल्कुल। ये महीनों की घुसपैठ, भरोसे और उस अकेलेपन में की गई मेहनत का चरम बिंदु था। और इस एक मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब था कि मोहित ना सिर्फ नेटवर्क के अंदर थे, बल्कि वो उस हमले की योजना के केंद्र तक पहुंच चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। अगले 3 दिनों तक उन्होंने उसी आतंकी गिरोह के साथ बैठकर हमले की हर एक डिटेल निकाली। उनके साथ बैठकर? हाँ, कौन कौन से शहर निशाने पर थे, हथियार कहां से आएंगे, किस टीम का क्या काम होगा, और ये सारी जानकारी एक एक करके रॉ तक पहुंचा दी। मतलब वो आतंकियों के साथ बैठकर उनकी तबाही का नक्शा बना रहे थे और साथ ही साथ उसे नाकाम करने की बिसात भी बिछा रहे थे। उन 3 दिनों में उन पर क्या बीती होगी ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ। वो एक ही समय में 2 किरदार जी रहे थे। एक तरफ एक खूंखार आतंकी, दूसरी तरफ एक रक्षक। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो जाता, वो भी और भारत के सैकड़ों बेगुनाह लोग भी। और फिर वो रात आई जिसमें भारत के कई शहरों पर हमला होना तय था। डी-डे। हाँ, आतंकियों को पूरा भरोसा था कि मोनू उनका अपना आदमी है, उनका सबसे भरोसेमंद साथी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स के साथ बैठकर उन्होंने जश्न मनाया, वही उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बनेगा। बिल्कुल। स्रोत की कुछ पंक्तियां इस लम्हे को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। उस रात भारत चैन से सो रहा था, पर एक अंडरकवर एजेंट जाग रहा था और देश की नींद की रक्षा कर रहा था। बहुत खूब। मोहित ने धीरे धीरे और बहुत चुपचाप, बिना किसी शोर के, पूरे ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही काउंटर इंटेलिजेंस का असली मकसद होता है। सही बात है। ये किसी बड़ी शोरगुल वाली लड़ाई जीतने के बारे में नहीं है, ये लड़ाई को होने से रोकने के बारे में है। एक सफल ऑपरेशन वो नहीं है जिसके बारे में दुनिया बात करे, बल्कि वो है
जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही न चले। क्योंकि खतरा पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। और यही हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। रो ने दिए गए इनपुट के आधार पर पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया और एक बड़ा हमला टल गया। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है। मोहित शर्मा का क्या हुआ? हाँ। स्रोत हमें बताते हैं कि वो वही रहे जो वो हमेशा से थे, एक भूत। बिना नाम, बिना पहचान। हाँ। उनके नाम पर न कोई मेडल आया, न कोई सम्मान, और न ही अखबारों में कोई सुर्खी छपी। और जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। क्या? कि आपकी सफलता का पैमाना इस बात से तय होता है कि दुनिया को आपकी जीत के बारे में कितनी कम खबर है। अच्छा। जिस हमले के बारे में अखबारों में कभी छपा ही नहीं, वही आपकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। ये गुमनामी उनका सबसे बड़ा कवच भी है और उनका सबसे बड़ा बलिदान भी। अगर उनकी पहचान सामने आ जाए तो न सिर्फ उनकी जान को खतरा होगा, बल्कि एजेंसी के तरीके और दूसरे एजेंट भी उजागर हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए सफलता को हमेशा के लिए एक राज रखना पड़ता है। तो ये कहानी थी मोहित शर्मा की, भारत के उस अदृश्य धुरंधर की। अगर हम स्रोत के उस विचार पर लौटें कि सीमा पर खड़े सैनिक देश की रक्षा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो दुश्मन की सीमा के पार जाकर, उनके बीच रहकर खतरे को जड़ से खत्म करते हैं। और उनकी लड़ाई, उनकी जीत और उनका बलिदान हमेशा परछाई में ही रह जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी हम सब के लिए एक विचार छोड़ जाती है। देखिए, ये तो एक एजेंट की कहानी है जो किसी तरह हम तक पहुंच गई। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस समय, ठीक इसी पल, कितने और मोहित शर्मा या मोनू परछाई में रहकर ऐसी ही दोहरी जिंदगी जी रहे होंगे। सही बात है। उनकी कहानियां शायद कभी सामने नहीं आएंगी और उनकी सफलता उन त्रासदियों से मापी जाएगी जो कभी हुई ही नहीं।